नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से, भारत की राजधानी से। और हमारे साथ खास कार्यक्रम के स्टेट मिरर में आज खास मेहमान है भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी यानी जीएस सोढ़ी साहब। सोढ़ी साहब, स्टेट मिरर हिंदी में सादर सहज साहे स्नेहिल स्वागत है। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर। सोढ़ी सर, इस वक्त दुनिया सुलग रही है, भले ही ईरान और इजराइल जंग में जूझ रहे हों। अमेरिका खेल रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जंग रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। अमेरिका घिसट रहा है जमीन पे, घुटनों पे ट्रंप आ गए हैं, अपने आप ही ऐलान कर रहे हैं कि 5 दिन में जंग रोक दी जाए वरना तबाही मच जाएगी। और ईरान है कि मांगता नहीं। ईरान युद्ध का असर अब वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी दिखने लगा है। होर्मुज स्टेट में तनाव से गैस और फर्टिलाइजर्स जो है सप्लाई प्रभावित हुई है। और ईरान ने अकेले ने समझा दिया है मिडिल ईस्ट को, वेस्ट एशिया को, कि हम अकेले हैं और तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। सर, आपका क्या विचार है? संजीव जी, ईरान की सहन शक्ति और ताकत को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। 546 बीसी में क्रीसस, जो कि लिडिया के राजा थे, लिडिया आज के आधुनिक समय का टर्की है। क्रिसस लिडिया के राजा थे और उस जमाने में लिडिया सबसे अमीर किंगडम माना जाता था। क्रिसस ने फैसला लिया कि वो पर्शिया पे हमला करेगा और पर्शिया को लिडिया में मिलाएगा। पर्शिया आज का आधुनिक ईरान है। क्रिसियस ने अपनी सेना को लेके जब पर्शिया में दाखिल हुए तो पर्शिया के सेना के मुखिया थे साइरस। साइरस को पता था कि क्रिसियस के पास जो सेना है वो आधुनिक है, उस जमाने की आधुनिक सेना है, और जो क्रिसियस की पर्शिया की सेना है वो कमजोर है। लेकिन क्रिसियस ने एक बड़ी रणनीति अपनाई, और जब लिडिया की सेना पर्शिया में आई तो उससे घेर के उस पे इतने ताबड़तोड़ उस पे उसने एरोज इस्तेमाल किए कि एक समय आया जब लिडिया की सेना अपने ढालों के पीछे छुप गई, लेकिन तब भी जो एरोस थे, जो तीर थे, वो बंद नहीं हो रहे थे। और फाइनली लिडिया की सेना को हार माननी पड़ी और क्रिसस, जो कि दुनिया का सबसे अमीर राजा था, उसको वहां मौत के घाट उतार दिया गया। और ये जो तीर बार बार आ रहे थे, इसे जो ऊंट थे वो पीछे से लेके आ रहे थे। ये जो असली कहानी है, इसको ईरान ने 11 फरवरी 1979, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, इन्होंने इस कहानी को ईरानियन मीडिया में बहुत बारीक उसको प्ले किया। क्योंकि ईरान के सत्ताधारी को 11 फरवरी 1979 से पता था, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, वो एक दिन जरूर आएगा जब ईरान पे अमेरिका और इसराइल पूर्ण युद्ध करेंगे। उन्होंने 47 साल से अपने देश के नागरिकों की इस कहानी के जरिए पूरी तैयारी की। जमीन पे भी इन्होंने वही किया जो पहले हुआ था। इन्होंने तब तीर इस्तेमाल हुए थे, अब इन्होंने ड्रोन्स और मिसाइलें इस्तेमाल की, और कैसे दुनिया की दो शक्तिशाली सेनाएं, अमेरिका और इसराइल, को इन्होंने मात दे दी है। तो ये तो है जहां तक ईरान की सहन शक्ति और ताकत का एक नमूना था। अब बात है, जितने भी मिडल ईस्ट के देश हैं उन सबको पता है ये युद्ध तो कभी ना कभी खत्म होना है। जिस दिन ये युद्ध खत्म होगा, ईरान क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरेगा। और जब ईरान क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरेगा, अमेरिका का दबदबा बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए मिडल ईस्ट के कई देश, सऊदी अरेबिया, मिलके अमेरिका को बार बार प्रोत्साहित करें कि ईरान की में सत्ता परिवर्तन करो। क्योंकि उन्हें पता है ये युद्ध तो बहुत जल्द खत्म होना है, और उसके बाद अब उन देशों की शामत आएगी जो अमेरिका के साथ खड़े हुए थे इस युद्ध में। बल्कि कल ही ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन या जमीनी हमला ईरान पे करता है और कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क उसकी मदद करता है, हम उस पड़ोसी मुल्क पे कब्जा कर लेंगे। तो जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, ईरान तो इस जंग के बाद क्षेत्रीय युद्ध बन के निकलेगा। मिडल ईस्ट के देशों को ईरान की ताकत माननी पड़ेगी, अमेरिका का दबदबा बहुत कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, टू स्टेट सॉल्यूशन बहुत जल्द आएगा जब फिलिस्तीन एक आजाद देश के तौर पे उभर जाए। भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढ़ी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे तौर पे कि अमेरिका तो कमजोर हो गई, इजराइल भी कमजोर होगा,
लेकिन इसके साथ फलस्तीन निकल के आएगा, इस जंग के बीच से उसका जन्म होगा, मजबूत फलस्तीन नजर आएगा। मैं बहुत छोटे से मैं मतलब सुनना चाहता हूँ ये। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मेरा यही आंकलन था। कल ही इसराइल के सेना की चीफ ऑफ स्टाफ, जैसे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, उनकी चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, उन्होंने बयान दिया है अपने कैबिनेट मीटिंग में, जहां उन्हें बुलाया गया था, कि इसराइल की सेना अंदर से टूटने लगी है, हम पे इतना दबाव है, हमने इतने अपने पैर फैला रही है, दुश्मन हम पे इतने हमले कर रहा है। जब इसराइल के सेना के मुखिया ने अपने मंत्रियों को इतला कर दिया है कि अब इसराइली सेना टूट रही है, हम समझ सकते हैं इसराइल का क्या हाल हो रहा है। तो इसराइल बहुत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब इसराइल से दूरी बनाना शुरू कर देगा। एक मिनट और चाहूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव जीते अमेरिका का, 58% अमेरिकी नागरिकों ने उनके लिए वोट किया था। 2 दिन पहले का जो ओपिनियन पोल आया, सिर्फ 13.4% अमेरिकी नागरिक उनके साथ हैं। यानी कि अधिकतम अमेरिकी नागरिक अब कह रहे हैं कि हम इसराइल के लिए क्यों युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस युद्ध के बाद एक और चीज निश्चित है, अमेरिका का इसराइल से जो पूरा एक छतरी बनी हुई थी, प्रोटेक्शन अम्ब्रेला बना हुआ था, वो अब बहुत कम हो जाएगा। तो इसराइल बहुत कमजोर होकर रह जाएगा इस युद्ध के बाद। सोडी साहब, जो दर्शक सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स अभी अभी स्टेटमेंट हिंदी पे जुड़े, मैं उनको बताना चाहूंगा, मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से, आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। और मेरे साथ हैं भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी यानी जसिंदर सिंह सोडी, जो कि जियो पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है सोडी साहब। इन सब चीजों के बीच फिर आती है बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगभग बंद हो जाने से गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई बुरी तरह चरमरा गई है, पहला। दूसरा, इससे खेती पे भी संकट खड़ा हुआ है दुनिया में। और ये स्टेट दुनिया के करीब 20% तेल के साथ साथ लगभग एक तिहाई फर्टिलाइजर ट्रेड के लिए भी अहम रास्ता है। मतलब ऐसा तुर्क का पत्ता चला है ईरान ने स्टेट ऑफ होमोज का इस्तेमाल करके कि अमेरिका हांफने लगा है, इसराइल हांफने लगा है, और इस जंग में बाकी सब भी हांफने लगे। लेकिन सर, सवाल के अंदर सवाल कहीं दे दे रहा हूं। भारत, जिसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस जंग के शुरू होने से 40 घंटे पहले मौजूद थे इजराइल में, वहां की संसद में भाषण दे रहे थे, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बात कर रहे थे, वहां का सर्वोच्च सम्मान पा रहे थे। वो ईरान अब इस मुसीबत के दौर में भी ये कह रहा है कि भारत हमारा दोस्त है और उसके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। सर, ये जियो पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई। रणजीत जी, पहले मैं आपके प्रश्न के पहले भाग का जवाब देता हूँ। 1956 तक ब्रिटेन दुनिया की महाशक्ति था, लेकिन 1956 में एक घटना घटी जिससे कि ब्रिटेन की शक्ति बिल्कुल कम होगी और एक साधारण देश बन गया, और उसके पाउंड, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर करेंसी थी, वो उसकी जगह डॉलर ने ले ली। 1956 में इजिप्ट या मिस्र ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, और उसके बाद ब्रिटेन ने, फ्रांस ने इसराइल पे, मिस्र पे हमला किया, लेकिन वो इस हमले में सफल नहीं हुए। और मिस्र ने सुएज कनाल को नेशनलाइज जो किया था, वो आज तक नेशनलाइज है। और उसके बाद ब्रिटेन का जो महाशक्ति का स्टेटस था, कम होता गया, और उसका पाउंड ने की जगह डॉलर आ गया। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका के लिए वही साबित हो रहा है जो सुएज कैनाल ब्रिटेन के लिए 1956 में साबित हुआ था। कहते हैं ना, इतिहास दोहराता है, ये इतिहास दोहरा रहा है। जब भी ये युद्ध खत्म होगा, ईरान ने साफ कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हमारा पूरा नियंत्रण। जो देश हमारे खिलाफ हैं, उनके पानी के जहाज नहीं जाएंगे, जो हमारे साथ हैं पानी के जहाज जाएंगे। और जब से युद्ध शुरू हुआ है, युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी इस साल, 9:40 ईरान समय पे, और उसी दिन शाम को 4 बजे ईरान समय पे ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे नियंत्रण कर लिया। अब जो भी पानी का जहाज वहां से निकलता है, उसे $2 मिलियन वहां पे टोल देना पड़ता है। जैसे हम जब रोड पे टोल देते हैं टोल प्लाजा पे, हम वहां पे हर पानी के जहाज को $2 मिलियन देना पड़ता है। तो अमेरिका के लिए तो उसकी महाशक्ति का पतन की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शुरू हो गई है। अब मैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग पे आता हूं। देखिए, ये ये बात निश्चित है कि पिछले कुछ सालों में हमारा झुकाव इसराइल की तरफ बहुत बढ़ गया था, लेकिन इस युद्ध ने एक रीसेट ले आया हमारे देश में। जैसे हमने देखा कि अब हम ईरान के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, अब हमारे जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो पिछले कुछ दिनों से बड़ी नजदीकी आ रही है, क्योंकि हमने
ये एहसास कर लिया कि हमारे 90 लाख नागरिक मिडल ईस्ट में काम करते हैं। हर साल वहां से 55.81 अरब डॉलर ग्लोबल रेमिटेंसेज में आता है। और सबसे बड़ी चीज, हमारा 47% तेल और गैस स्टेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। तो अगर हमने अपने नागरिकों को दिक्कतों में नहीं डालना है, हमें ईरान के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने देखा पिछले कुछ दिनों में काफी हमारी बातचीत उच्च अधिकारियों की ईरान से हुई है। और ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने पे तो हमने इमीडिएटली तुरंत स्टेटमेंट नहीं इशू किया, लेकिन कुछ दिन बाद हमारे विदेश सचिव ने ईरान की दूतावास में जाके कंडोलेंस बुक साइन की। तो आस्ता आस्ता अब हम ईरान की तरफ दोबारा आ रहे हैं, जैसे कुछ साल पहले तक थे। तब दोबारा आ रहे हैं जब दुनिया थूकने लगी थी हिंदुस्तान पे इस जंग को लेके, ईरान के मामले में। खैर, 1200 इजरायली हमले हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में, खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह के 3500 से ज्यादा रॉकेट चले हैं। ईरान वॉर के बीच लेबनान में मची इस भयंकर तबाही की क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि 28 फरवरी 2026 को सुबह शुरू हुई तबाही की ये जंग ईरान और इसराइल के बीच अमेरिका के उकसाने पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका घिसट रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इसराइल भी चाहता है कि जंग खत्म हो जाए, ईरान मानने को राजी नहीं है। तो ये लगातार लेबनान के ऊपर इजरायली हमले, मतलब ये क्या डाइवर्ट करना चाहते हैं इस वॉर को? ईरान से हटा के उधर तितर बितर कर दें, हिजबुल्लाह को टारगेट करना चाहते हैं कि इस भीड़ में, मारामारी में, जंग की हिजबुल्लाह को भी कमजोर कर लिया जाए। 24 घंटे में 80 से ज्यादा हमले, और हिजबुल्लाह ने भी 3500 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। कम वो भी नहीं है, क्योंकि उनके पास भी माल असबाब बहुत है, लाहौल लश्कर बहुत है। जमीनी सेनाएं भले ना लड़ रही हों, लेकिन आसमानी लड़ाई तो सभी देश लड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट के टाइम। इजराइल, लेबनान, ये सब की बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्या डाइवर्ट करना चाहते हैं मूड को, माइंड को दुनिया के, कि अब हम हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, ईरान को छोड़ दिया? क्योंकि सीधे अगर ईरान से अमेरिका पीछे हटता है, इसराइल, तो खुली बेइज्जती है। बेइज्जती तो अभी भी कोई उनकी इज्जत नहीं बची है सर। संजीव जी देखिए, इसराइल को पता कि ये ईरान युद्ध तो ये हार गया। जिस तरह से ईरान ने इसराइल पे ताबड़तोड़ हमले किए, इतनी बर्बादी हुई है कि 2 हफ्ते से इसराइल ने अपनी मीडिया पे रोक लगा दी है। वहां से कोई भी रिपोर्टिंग नहीं आ रही, कुछ नहीं पता चल रहा है। ये देश कब करता है? कोई भी देश अपने मीडिया पे नियंत्रण कब करता है? जब वो सच्चाई नहीं बताना चाहता अपने नागरिकों को, दुनिया को। ईरान तो बिल्कुल साफ कह रहा है मेरे इतने हजारों लोग मर रहे हैं, मेरी ये बर्बादी हो रही है। ईरान ने तो कोई मीडिया पे रोक लगाई नहीं है। उसके तो आए गए दिन रिपोर्टें आ रही, ये मर गया, वो मर गया, ये तबाही होगी। इसराइल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि चूर चूर हो चुकी है। उसके नागरिकों के सामने बिल्कुल उसका जो एक सैनिक शक्ति का एक रौब था, वो पूरा खत्म हो चुका है। अब क्योंकि उसे पता है ईरान से तो मेरी हार निश्चित है, अब वो अपनी आवाम को कुछ बेचना चाहता है। वो है कि मैंने लेबनान के लिटानी लेवर तक मैंने पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया है। मैंने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब मैंने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अब इस साल अक्टूबर में इसराइल में चुनाव है, जब नेतन्याहू को चुनाव लड़ने पड़ेंगे। अगर वो ईरान की हार के साथ जाते हैं तो उनका तो जो हारना निश्चित है। अब वो कुछ चाहते हैं अपनी आवाम को बताने के लिए कि देखो, मैंने लिटानी रिवर तक मैंने लेबनान को अपने हिस्से में ले लिया है। ग्रेटर इसराइल का जो मैं सपना दिखा रहा था, वो मैं आस्ता साकार कर रहा हूँ। तो बेसिकली अपनी ईरान की हार को छुपाने के लिए ये लेबनान पे जमीनी नियंत्रण की कोशिश हो रही छोटी सर, इस जंग से क्या आपको ये कुछ अंदेशा लग रहा है? एक फौजी होने के नाते, भारतीय फौज को आपने जिया है, एनडीए के कमीशन्ड हैं आप, लेफ्टिनेंट कर्नल है रिटायर्ड इंडियन आर्मी के, कि अमेरिका इस जंग के बाद अंदरूनी तौर पे कुछ हिस्सों में बढ़ सकता है, वहां कलेश शुरू हो गया है। नवंबर में इलेक्शन मिड जो हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं ट्रंप को। तो ट्रंप तो नुकसान में है, दुनिया जानती है, लेकिन क्या वहां पे सर जो अखंडित कहते हैं, जिसके खंड नहीं है अभी पूरा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके कुछ स्टेट्स अलग हो सकते हैं इस जंग को लेके? क्या ये भी माना जा सकता है? हो सकता है मेरा सवाल हल्का और बेवकूफाना हो, लेकिन दर्शक जानकारी चाहता, हमारे व्यूवर, हम जानना चाहते हैं आपके जरिए। संजू जी देखिए, हर प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब प्रश्न किसके जहन में आता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो हर प्रश्न का महत्व होता है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है, मेरे को इस वक्त तो नहीं लग रहा है कि अमेरिका छोटे हिस्सों में टूटेगा। क्योंकि जो भी है, अमेरिका ने अपने देशों को इकट्ठे रखा है। कभी जब से 1776 में 4 जुलाई को उसकी आजादी हुई, तब से लेके कोई ऐसा बड़ा वहां कांड हुआ नहीं कि किसी राज्य ने बोला कि मैं अलग होना चाहता हूँ। बड़े उस पे आए गए दिन कभी छोटे मोटे बयान आते
करते रहते हैं। बट मेरे को नहीं लगता कि इस युद्ध की वजह से अमेरिका में कोई खंडन होगा। ट्रंप का फ्यूचर क्या रहेगा इस जंग में घुटने टेकने के बाद, अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्रपति का? नवंबर में जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की भारी मत से पराजय होगी। और जब पराजय होगी, ट्रंप का जो रौब है, ट्रंप का जो रुतबा है, वो सारा फुस हो जाएगा। तो अगले 2 साल नवंबर के बाद जो ट्रंप के बचेंगे राष्ट्रपति कार्यकाल के, वो बिल्कुल एक ठप से होंगे, फुस से होंगे। ट्रम्प में वो जो ताकत थी, वो जो उनमें रौब था, रुतबा था, सारा खत्म हो जाएगा। तो ये 5-6 महीने की बात है, उन्होंने जो बोला, जो ट्वीटें करनी है कर लो। नवंबर के बाद तो उनका जो राजनीतिक शक्ति है, उसका पतन तो तय है। ट्रंप के अपने ही प्रशासन के लोग जो पीछे हो रहे हैं, खास तौर से एक रिजाइन हुआ बहुत बड़ा उनके पदाधिकारी का, उनकी कोर टीम की, वो सब, ये सब क्या इशारा कर रहे हैं ऐसा ट्रंप को कमजोरी की ओर ले जाते हुए, कच्चे पुल की तरफ ले जाते हुए, मिट्टी के पुल की तरफ ले जाते हुए, जो कभी भी बह सकता है पानी में, हल्की सी भी धार में? संजीव जी, एक प्रसिद्ध ब्रिटेन के जनरल थे जिनका नाम था ब्रिगेडियर जनरल जैक रिपर। उन्होंने कहा था, युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। ईरान युद्ध के एक हफ्ता पहले 21 फरवरी को जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी 28 फरवरी के हमले को लेके, तो अमेरिकी सेना के मुखिया चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डॉन केन ने कहा कि अमेरिका को ईरान पे युद्ध नहीं करना चाहिए, अन्यथा अमेरिका के लिए घातक साबित होगा। ट्रंप ने उनकी बात नहीं मानी। 3 दिन बाद, यानी युद्ध से 4 दिन पहले, 24 फरवरी को नेट स्वैनसन, जो कि व्हाइट हाउस में ईरान विषयों के डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार थे, उनकी ओवल ऑफिस में झड़प हुई ट्रंप के साथ। उन्होंने कहा ईरान पे हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने उनको खड़ी खोटी सुनाई और उसी दिन नेट स्वैनसन ने इस्तीफा दे दिया। और 7 मार्च को जो केंट, जो कि नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया सार्वजनिक तौर पे। तो अमेरिकी प्रशासन के उच्च अधिकारियों में ही मतभेद था कि हमें इस युद्ध में नहीं जाना चाहिए। अब तो वो हिंदी में कहावत है ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हार निश्चित है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक शक्ति का पतन निश्चित है। तो अब तो जैसे वो कहते हैं ना, जब एक पानी का जहाज डूबने लगता है तो वहां से चूहे पहले भागते हैं। तो अब आस्ता आस्ता वहां पे जो इस्तीफों का दौर है वो शुरू हो गया है ऑलरेडी। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मुश्किलें बढ़नी ही पड़नी। सोडी साहब, अब तक एक मोटा माटी अगर आकलन देखा जाए तो उसके हिसाब से इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी 2026 को सुबह के वक्त भारतीय समय अनुसार शुरू हुई जंग में तकरीबन तकरीबन 1 अरब के आसपास, $1 अरब के आसपास नुकसान हो चुका है। इससे ज्यादा तो होगा, कम नहीं है। अमेरिका को एपिक फ्यूरी ऑपरेशन के दौरान, अमेरिका को जिसका नाम दिया है, अमेरिका ने यह नाम दिया एपिक फ्यूरी ऑपरेशन। सवाल सर ये पैदा होता है कि अमेरिका के 23 लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए या नष्ट, तबाह हो गए। और सबसे बड़ी बात ये, 1 F-35, F-15E, K-6, KC-135 टैंकर, 12 रिपन ड्रोन, और भी बहुत सारे निकल के आएंगे जो मुझे याद आते जा रहे हैं। 1 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अगर ढह जाता है इस जंग में, तो लड़ाई भले ही इजराइल लड़ रहा हो, लेकिन ये गेम प्लान तो सारा अमेरिका का है, तबाह तो अमेरिका हो रहा है। सर, $1 अरब का तो मैं अनुमानित बता रहा हूं। जंग में जितना भी आप अनुमान लगाइए गलत बैठ सकता है। अमेरिका सर बर्बाद हो रहा है और इसराइल उसको उकसा के सामान माल खींच रहा है। क्या इसराइल फायदे में रहेगा इस जंग के बाद? अमेरिका से फाइनेंशियली मदद लेगा, बम गोला बारूद लेगा? ये जंग इसलिए लड़ रहा है इसराइल, या इसराइल को सर इसके अलावा कुछ और हासिल होना है जो मैं, यानी कि स्टेट मेरा हिंदी और संजीव चौहान आपसे कह नहीं पा रहे, सवाल नहीं मेरे पास आ पा रहा है? आप जरा सा बताएंगे। देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू अपने निजी कारणों से इस युद्ध पे गए। नेतन्याहू गए कि उनपे जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो बहुत संगीन होते जा रहे थे, उनके कोर्ट अपीयरेंसेस होनी शुरू हो गई थी। और वहां पे निश्चित था कि जब वहां पे जजमेंट आएगा तो उनके फेवर में नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप
कि 13 जनवरी के बाद जब इस इप्सिन फाइल का खुलासा होने लगा, जगह 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 पे उनके नाम आने लगे, डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ा दबाव आने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिस से हटाया जाए, इम्पीच किया जाए। दुनिया के कई देशों में 10 बड़े नेताओं ने इप्सिन फाइल के चक्रों में इस्तीफा दे दिया था। तो ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने निजी कारणों से ईरान पे युद्ध किया कि उनकी देश की आवाम का जो ध्यान है वो हट जाएगा, उन्हें सफलता मिल जाएगी। ध्यान तो हट गया अभी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कहीं इप्सिन फाइल्स या नेतन्याहू की भ्रष्टाचारी का जिक्र होता नहीं है। लेकिन युद्ध तो ये जीत नहीं रहे हैं, युद्ध तो कभी ना कभी खत्म होना है, और उसके बाद तो दोनों नेताओं के लिए बड़ी दिक्कतें होनी है। तो उनकी जो ये चाल थी, इनकी चाल सही नहीं साबित हुई। इनको थोड़ी सफलता मिल गई, ईरान की टॉप लीडरशिप मार दी, वो तो सफलता है। लेकिन क्या ये सफलता इतनी लंबी है कि इनको सत्ता में बिठाए रखे बेशुमार ताकत के साथ? वो तो मैंने पहले आंकलन कर दिया, वो तो हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब, एक सवाल आ रहा है। ईरान किसी भी कीमत पे ट्रंप अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। वो किसी भी कीमत पे समुद्री रास्ते खोलने को राजी नहीं है। अब ट्रंप ने एक नया शगुफा फेंका है, और वो है 50,000 यूएस आर्मी ट्रुप्स मैदान में उतारना, 200 अबव फाइटर जेट्स लाना, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 1,000 कमांडो, या उससे भी ज्यादा हो सकती है, ये संख्या एक अनुमानित है। और ये सब वाकई में क्या इस्तेमाल करने की ईरान के ऊपर, ईरान की जमीन पे हिम्मत रखते हैं ट्रंप और अमेरिका और इसराइल, या सर ये सिर्फ सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की एक स्ट्रेटजी, कूटनीति है, कि किसी तरीके से ट्रंप डर जाए, ट्रंप से ईरान डर जाए, और 50,000 अमेरिकी सैनिक ये वो एटसेट्रा उतारेंगे, फलाना करेंगे, किसी तरीके से ईरान डर के सैन्य दबाव में, इन गीदड़ भक्कियों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, क्या ईरान पीछे हट जाएगा? और क्या ट्रंप की इतनी हैसियत है कि वो अपने जवानों को, आर्मी की, यूएस आर्मी की मिलिट्री अपनी जो है उसको जमीन पे उतार दे लड़ने के लिए सर, ईरान की? संजीव जी, अगर ट्रंप ने ये बेवकूफी की अपने सैनिक को ईरान की धरती पर उतारने के लिए, उनका इतना बुरा हश्र होगा कि ईरान उन सैनिकों को कीमे की तरह चुन चुन के, काट काट के मारेगा। क्योंकि सैनिक पढ़ाई में बताया जाता है कि जब आप किसी पे हमला करते हो, मैदानी इलाके में अटैकर टू डिफेंडर रेशो 3:1 होता है, और पहाड़ी इलाके में 9:1 होता है। ईरान की अधिकतम पहाड़ी इलाके हैं। ईरान की सेना की तादाद 10 लाख है। 10 लाख के लिए इसराइल और अमेरिका को 90 लाख सैनिक चाहिए। जबकि आज की तारीख में अमेरिका के पास 9.5 लाख सैनिक है, इसराइल के पास 1,70,000 सैनिक है। अगर हम मान भी लें कि आज की तारीख में अमेरिकी और इजरायली सेना कहते हैं उनका हर युवक सेना में आएगा, तो 90 लाख सैनिक भेजेंगे कैसे ईरान? अमेरिका ईरान से 11,500 किलोमीटर की दूरी पे, और इसराइल ईरान से 1,762 किलोमीटर की दूरी पे है। जहां तक समुद्री तट की बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की या खार्ग आइलैंड की, जी। ईरान का समुद्री तट 2,440 किलोमीटर लंबा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लंबाई 167 किलोमीटर लंबी है। ये तो कोई बेवकूफ इंसान ही अपनी सेना को वहां जमीन पर उतारेगा, उनका तो हश्र कितना बुरा होगा। 1987 में जब भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर से जाफना यूनिवर्सिटी में अपने सैनिकों को उतारा था, हमारे लिए बड़ी दिक्कतें कर दी थी एलटीटी ने। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा थोड़ा गूगल सर्च करके इसके बारे में पढ़ें। तो ये एयरबोर्न ऑपरेशंस वहां पे होते हैं जहां पे दुश्मन कमजोर हो, जहां दुश्मन आपके लिए ताक में बैठा है, तो आपको तो ऐसा हर्ष करेगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो ये तो महा बेवकूफी होगी अगर ट्रंप ने वहां एक भी सैनिक उतारा। जहां तक बात है सैनिक शक्ति बढ़ाने की, ईरान पे दबाव डालने की, ईरान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने देखा युद्ध से पहले भी किस तरह से इतने युद्ध पोत एयरक्राफ्ट कैरियर गए वहां। ईरान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान को पता है ये आर पार की लड़ाई है, युद्ध उनके पक्ष में है। थोड़ा उन्होंने धैर्य रखना है, और उनके पास बहुत धैर्य है। दर्शकों को एक बार फिर स्टेट में रख के हिंदी के बताना चाहूंगा, मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संदीप चौहान, नई दिल्ली, भारत की राजधानी। सो हमारे साथ हैं भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी, यानी जसिंदर सिंह सोडी। बात कर रहे हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी मिडिल ईस्ट की जंग पे, वेस्ट एशिया में जो मची है जंग की आग फैली हुई है उस पे। सोडी साहब, एक सवाल चलते चलते छोटा सा, कि इस जंग के बीच में अमेरिका ने अपने पिट्ठू कहिए पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक 15
फार्मूले लिख के दिए हैं। क्या पाकिस्तान, जो आतंकवाद की जन्म स्थली है दुनिया में, जहां अमेरिका का कई करोड़ डॉलर का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के छिपे होने की बातें आ रही हैं, सोडी साहब, क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है, या फिर वाकई में ट्रंप बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान को समझाए? क्या ईरान पाकिस्तान के बारे में उससे समझेगा जो ट्रंप को जमीन पे लिटाए हुए है? ट्रंप त्राहिमाम कर रहा है और सुनने को राजी नहीं है। वो ईरान पाकिस्तान की बात मानेगा? संजीव जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसका शीर्षक है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, वॉशिंगटन टॉर्चरस रिलेशनशिप विद इस्लामाबाद। ये किताब डेनियल मार्के ने लिखी है। लेखक ने बड़े तथ्यों और आंकड़ों के साथ समझाया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे। बल्कि मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, दुनिया में एक ही देश है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन, और वो देश जिसके इन तीनों महाशक्तियों के अच्छे रिश्ते हैं वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अमेरिका का अप्रोच करना, जो कि जारेड कुशनर ने भी एक्नॉलेज किया कि हाँ पाकिस्तान बिचौलिया का काम कर रहा है, ये कोई मेरे को हैरानी की बात नहीं लगती कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते जो मैंने आपको बताया वो वैसे हैं। ईरान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई गलत बयान नहीं इशू किया इस युद्ध में, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है, और ना ही पाकिस्तान ईरान के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है मध्यस्थता के लिए, चाहे ईरान की तरफ से हो चाहे अमेरिका की तरफ से हो। मध्यस्थता की बातें कितनी सफल होंगी वो तो सिर्फ अमेरिका और ईरान पे ही निर्भर है, लेकिन पाकिस्तान का मध्यस्थता करना ये अंडरस्टैंडेबल। यानी कि हाँ, मैं गलत फहमी में था। मैं पाकिस्तान को हल्के ले रहा था कि मैं उसको आतंकवादी देश कहता हूँ, वहां की यूनिवर्सिटी आतंकवाद की कहता हूँ, टेररिज्म की। लेकिन सोडी साहब, आपने तो गलत फहमी दूर कर दी है। और सोडी साहब, कुल जमा ईरान झुकेगा नहीं, और ट्रंप इस टाइम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन एक वॉशिंगटन पोस्ट, जो इन्हीं का अखबार है यूएस का, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरीके से छोड़ेंगे नहीं। और कितनी बार ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उसने उसका कहा है। कुल जमा स्टेटमेंट हिंदी से सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत, लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब।